हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि बहुमत के कितने प्रकार होते हैं। प्रायः एग्जाम में यह पूछा जाता है और जितने भी आप संविधान की पुस्तक पढ़ेंगे सब में लिखा तो रहता है कि यह विशेष बहुमत है, यह साधारण बहुमत है या उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3। लेकिन समझ में नहीं आता कि संख्यात्मक दृष्टि से अगर उसको कन्वर्ट करना होगा तो कहाँ पर कितने लोग की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसको हम इसमें देखेंगे और डिटेल के साथ देखेंगे। प्रायः इसमें लोकसभा के संदर्भ में अगर देखते हैं तो उसी की दृष्टि से आप उसको राज्यसभा और विधानसभा दोनों के हिसाब से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम देखेंगे कुल का बहुमत, तात्कालिक समस्त सदस्यों का बहुमत, विशेष बहुमत और साधारण बहुमत। ये 4 प्रकार के बहुमत हैं जिसमें संख्या की दृष्टि से हम इसको आगे करते चले जाएंगे। तो जैसे पहले देखते हैं कुल का बहुमत। कुल के बहुमत के अंतर्गत लोकसभा के मामले में देखा जाए तो अपने यहाँ भी टोटल 543 सीट है। पहले था इसमें 545, तो इसमें जो एंग्लो इंडियन 2 लोगों का चुना जाता था उसको हटा दिया गया है। तो अब अपने पास बचा है 543। तो इसी 543 में से बहुमत को निकालना रहता है। सेम राज्यसभा के मामले में 245 के संदर्भ में इसको देखना रहता है। विधानसभा के मामले में जितने सीट वहाँ हैं उसके संदर्भ में देखना रहता है। जैसे छत्तीसगढ़ के मामले में 90 सीट है अपने यहाँ, तो 90 सीट के सापेक्ष उसको लेना रहता है। और इसमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने सीटों पर चुनाव हुआ है, कि कितने सीट रिक्त हैं या कितने सीट अभी भरनी बाकी है। इससे इसमें कोई मतलब नहीं रहता, या कितने सदस्य वहाँ उपस्थित हुए हैं इसके संदर्भ में भी उससे मतलब नहीं है। अगर 543 मतलब 543 लोकसभा के संदर्भ में। तो जैसे सरकार बनाने के लिए मान के चलिए, सरकार बनाने के लिए लोकसभा में 543 में से केवल 500 सीटों पर चुनाव हुआ है। उसके बावजूद अगर किसी दल को सरकार बनानी है तो 272 सीटें ही उसको चाहिए। ऐसा नहीं कि 500 में चुनाव हुआ है तो उसका आधा +1 251 कर देंगे, ऐसा नहीं चलेगा वहाँ पर। तो ये रहता है मतलब कुल सदस्यों के संदर्भ में। उसी प्रकार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए इसमें भी वही रहता है कि अगर लोकसभा से चालू होता है तो 543 का 1/4 रहेगा जो उसमें नोटिस देंगे। उसके बाद उसको पारित करवाने के लिए 543 का 2/3, चाहे चुनाव कितने ही सीटों पर क्यों न रहे या वहाँ कितने भी लोग उपस्थित क्यों न रहे, उससे इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। आपको 543 के संदर्भ में भी इसका ही क्राइटेरिया देखना रहता है। इसी तरह राज्यसभा के मामले में 245 के संदर्भ में इसका क्राइटेरिया देखना रहता है। दूसरा है तात्कालिक समस्त सदस्यों का बहुमत। इसका अर्थ यह है कि वर्तमान में जितने सीटों पर चुनाव हुआ है उसके संदर्भ में बहुमत चाहिए रहता है। उदाहरण के संदर्भ में मान के चलिए, लोकसभा में 543 सीटों में से केवल 400 सीटों पर ही चुनाव हुआ है, किसी कारणवश 143 सीट रिक्त हैं अभी। तो उस केस में 400 को ही हम तात्कालिक समस्त सदस्य मानेंगे और उसके संदर्भ में ही हमें बहुमत चाहिए रहेगा। इसी प्रकार मान के लीजिए कि 245 राज्यसभा सीटों में से 45 सीट अभी रिक्त हैं, उस पर चुनाव भी हुए नहीं हैं। तो उस केस में तात्कालिक समस्त सदस्य का अर्थ होगा 200 सीट जो बची हुई सीट है। और उस केस में अगर बहुमत चाहिए रहेगा तो 200 सीट के संदर्भ में भी उसको देखना रहेगा। तो उस केस में 101 बहुमत रहेगा। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। मान के चलिए राज्यसभा में 45 सीट रिक्त हैं, 200 सीटों पर चुनाव हुआ है और सभापति को हटाने का संकल्प वहाँ पर पारित किया जाना है और उस दिन 150 सदस्य उपस्थित हुए हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं कि 150 का हम 50% +1 यानी 76 ले लेंगे, बल्कि 200 सीटों पर चुनाव हुआ है तो 200 का 50% +1 यानी 101 हमको चाहिए रहेगा उस प्रस्ताव को पारित करने के लिए। इसी प्रकार आप उसमें देख सकते हैं, जैसे कि लोकसभा के मामले में मान के चलिए 545 में से 400 सीटें अभी भरी हैं और 100 बाकी 143 सीटें उसमें खाली है। तो उस 400 के संदर्भ में बहुमत चाहिए रहेगा 201, चाहे वहाँ पर कितने भी उपस्थित रहें इसके या कितने वोट देते हैं इसको इसमें हटा दिया जाता है। तो मतलब जितने सीटों पर चुनाव हुआ है उसका 50% +1। उसके बाद आ जाता है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत में 2 क्राइटेरिया रहता है। पहला क्राइटेरिया तो ये रहता है कि आपका जितना सीट है उसका 50%। उसके अलावा जितने सदस्य वहाँ उपस्थित हुए हैं और मतदान कर रहे हैं उसका 2/3। तो ये दोनों क्राइटेरिया इसमें पूरा होना चाहिए। इसको जैसे आगे उदाहरण से देखते हैं कि लोकसभा में किसी दिन 450 सदस्यों ने मतदान में भाग लिया। बिल के पक्ष में कितने वोट पड़ गए? 299 वोट पड़े। फिर भी यह पास नहीं होगा क्योंकि 299 भले ही 543 के आधे से अधिक है, लेकिन जो 450 है उसका 2/3 यानी 300 से कम है। तो इस केस में चूँकि ये पहला क्राइटेरिया तो फॉलो कर लेता है
लेकिन दूसरा क्राइटेरिया में फेल हो जाता है, इस कारण यह जो प्रस्ताव है ये पारित नहीं हो पाएगा। तो ये जो है आपका जो विशेष बहुमत है इसमें 2 क्राइटेरिया इसमें पालन करना रहता है। तो कभी कभी होता क्या है, अगर कोई जो पार्टी रहती है वो मतदान से जब बाहर हो जाती है तो उस केस में इसको जो पारित करने के लिए ये एक आसान हो जाता है, क्योंकि मतदान से बाहर रहने की स्थिति में जो दल है उसके पास तो 272 उनका है ही, तभी तो उनका सरकार है, तो 272 तो उनको मिल ही जाता है। बाकी फिर जितने कम उपस्थित होंगे उतना ही जो जिस पक्ष की सरकार है उसका इसमें फायदा रहता है। उसी के संदर्भ में इसमें एक और आता है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन। जब कभी देश की संघात्मक व्यवस्था में कुछ फेरबदल करना रहता है या संशोधन करना रहता है, तब इस प्रकार के बहुमत का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि जीएसटी जो काउंसलिंग जो बना था, चूँकि उसमें टैक्स का जो यूज होना था वो स्टेट के भी टैक्स में उसका असर पड़ा था और सेंट्रल के भी टैक्स में भी, इसीलिए इस प्रकार के बहुमत का यूज हुआ था। आपका जो वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स, उसमें भी इसी प्रकार के बहुमत का यूज हुआ था। इसी प्रकार राज्यसभा के निर्वाचन में या राष्ट्रपति के जो निर्वाचन है उससे संदर्भ में अगर कोई परिवर्तन होगा तो इस बहुमत के थ्रू उसको होना रहता है। इसके बाद है साधारण बहुमत। यह है उपस्थित और मतदान करने वालों के आधे से अधिक, सबसे सरल बहुमत है। जैसे नागरिकता और ऐसे जितने भी मामले जिसके संदर्भ में आपको अगर कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मौन है, वहाँ पर आपको साधारण बहुमत की ही आवश्यकता पड़ती है। तो यह सबसे सरल बहुमत है। जैसे लोकसभा में 300 सदस्य क्या है मतदान करते हैं और पक्ष में 151 वोट पड़े, मतलब विधेयक पारित मान लिया जाता है। भले ही लोकसभा के पूरे 543 सीट भरे हैं तो उससे भी उसका मतलब कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि ये सीधा ही बस इतना कहता है कि उपस्थित और मतदान करने वालों के आधे से अधिक। अब मान के चलिए किसी दिन 200 सदस्य बस पहुँचे और 200 में से एक ने पक्ष में वोट दे दिया, तो मतलब प्रस्ताव पारित हो जाएगा। इसी प्रकार मान के चलिए जो कोरम की पूर्ति होता है, कोरम की पूर्ति हो जाने के पश्चात मान के चलिए 60 सदस्य बस उपस्थित हुए हैं और 60 में से 31 ने पक्ष में मतलब वोट दे दिया, तो प्रस्ताव पारित। तो ये सबसे सरल है साधारण बहुमत।